The second session of the one-way repeated measure ANOVA. Just have a recap that what we have discussed in the previous session. So, in the previous session, we discussed what we mean by the one-way, two-way, and what we mean by the repeated measure, and what we mean by the ANOVA. We then discussed some examples in which we can use the repeated measure ANOVA. We discussed the two situations where we need the repeated measure ANOVA, and this situation when we collect the data at different times, three or more than three times from same population, or when the condition there change but the population does not change, and if the condition the treatment they are three or more than three, in that case we can also use the repeated measure ANOVA. Then we discuss the one way, two way difference, then assumption, then we discuss assumption one, assumption two, assumption three, and then how we can check the assumption three, the outlier in the data set in the spaces. So that was the procedure. And that was the end of the previous session जहाँ से हम तो इससे पहले कि हम स्टार्ट कर ले, अगर बिलाल जो है उसने ज्वाइन किया है तो क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, वहां पे आप चैट बॉक्स में लिख दें। खैर जब भी वो ज्वाइन करे वो अपना क्वेश्चन वहां पे लिख दें एंड देन वी विल डिस्कस। सही। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर रहे थे, हम आउटलाइन हमें कैसे दिस इज एक्चुअली इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं, ये जो है इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं। और हम अगर ये जो स्टार है, ये छोटा सा सर्कल है, ये हमने देखना पड़ता है कि ये यहाँ पर है कि नहीं है। अब दिस इज द लोअर बाउंड्री, दिस इज द अपर बाउंड्री। तो इसका मतलब ये है कि जब सी रेक्टो प्रोटीन ट्रीटमेंट से पहले उसमें कोई आउटलायर नहीं था, एट द मिड ऑफ द ट्रीटमेंट वहां पर भी कोई नहीं था, लेकिन जब पोस्ट में सी रेक्टो प्रोटीन आफ्टर द ट्रीटमेंट है वहां पर एक पेशेंट में जो है जो स्कोर है दैट इज मच मोर डिफरेंट आउटलायर है। और वो कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर 10 लिखा है, 10 लिखा है, दिस इज एक्चुअली द केस नंबर। ये स्कोर नहीं है कि 10 इज द आउटलायर, 10 केस आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम चले जाएंगे दोबारा की और सीआरपी पोस्ट वाली कॉलम में हम केस 10 देखेंगे कि उसका स्कोर जो है क्यों वाकई ये 200 से मुख्तलिफ है। सो ये जो सर्कल का मतलब ये है कि दिस इज द आउटलायर, और अगर एक्सट्रीम आउटलायर है तो फिर वो हिस्टेरिक के साथ प्रेजेंट होगा। ये तो जो उसमें डिफरेंस है कि इफ देयर इज अ सिंगल सर्कल दैट मीन, और ये टॉप पर है, इसका मतलब है कि हायर वैल्यू जो आउटलायर है। अगर ये यहाँ पर होगा इसका मतलब है कि लोअर वैल्यू जो है, जो लोवेस्ट वैल्यू है उस साइड से भी कम जो है एक वैल्यू है जो बाकी सेट से आउटलायर आ रही है। तो अगर हम इसमें डेटा को देखें जिसमें हमने ये आउटलायर्स यूज के तब पीछे चले जाएं, तो ये हमारा डेटा सेट था। और देखिए इसमें सीआरपी पोस्ट में आउटलायर आ रहा था, और ये केस्टिन, तो केस्टिन को देखिए ये 8.10। बाकी अगर देखें तो ये या तो 3 है, मेजॉरिटी ऑफ दिम 3, फिर उसके बाद कुछ 4 है, कुछ एक जो है यहाँ पर भी है 5, और इसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, एंड वी हैव 8। तो इसलिए ये जो है या तो गलती से ये इस तरह है या सही भी हो चुका। अगर गलती से है हम दोबारा रीचेक करेंगे कि इस तरह तो नहीं है कि ये 6/10 है या 3.10 है, या तो हम क्या करेंगे पहले तो इसको चेक करेंगे डेटा हमने गलत पुट तो नहीं किया है। सम टाइम इस तरह होता है कि 8.88 हम लिखते हैं और हम पॉइंट जो है वहां पे भूल जाते हैं, वहां पे 88 आ जाता है, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू है, वो फिर वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलत आ जाता है, और उससे पूरी जो है वायलेशन फिर वो जो है पूरी रिजल्ट्स को खराब कर देगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें ये 4, 3, 3, 5, 3, 8, ये फिर भी जो इतना जो है ह्यूज वायलेशन नहीं है, इट्स अ माइल्ड वायलेशन, जस्ट 2 डिफरेंस है, 3 डिजिट का डिफरेंस है। सो वी कैन स्टिल यूज, वी कैन गो विद द रिपीटेड measure ANOVA, दिस इज अ माइल्ड, बिकॉज रिपीटेड measure ANOVA जो है ये इतने ज्यादा सेंसिटिव जो है ये नहीं है। अगर ये सपोज ये डॉट हम हटा दे और ये 810 आ जाता है, यानी 810 810 आ जाता है, तो इस केस में फिर ये जो है दैट विल बी एक्सट्रीम
आउटलायर, और इससे पूरे रिजल्ट जो है ये गलत है, और या तो इसको करेक्ट करना है या जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर इन केस किसी स्टडी में किसी डेटा में हमारे पास आउटलायर आ जाते हैं, सो हाउ वी कैन डील विद दैट। सो इसमें एक्चुअली मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो जैसे आपने कहा कि हमने डिस्कस किया कि देखिए गलती से तो नहीं हुआ है, अगर वो रियल फिजियोलॉजिकल डेटा है, मतलब देयर इज बाई मिस्टेक नहीं बल्कि वाकई इस तरह डेटा आया हुआ है, तो फिर भी हम दो तरीके कर सकते हैं। या तो हम उसको लॉग-इन मेथड से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या स्क्वायर रूट मेथड से। अच्छा, इसमें इस सेशन में तो ये इंक्लूड नहीं है, बट ओके, हम किस तरह कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, तो उसके बाद जो है आपने कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद जो है आपने लॉग्ड इन जो है उसको क्लिक करके, और लॉग्ड इन के अंदर जो है आपने इसी सीआरपी पोस्ट को डालना है। तो ये सब तमाम के तमाम जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जो इसको रिकवर कर लेगा आउटलायर को। In that case, we don't need any transformation because this is a mild outlier, and still we can go with uh, the repeated major ANOVA. So we will consider then that there is no violation of this outlier. Right? And this is equally the outlier जो अभी हमने discuss कर दिया. This is actually the anatomy of the that box plot. ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, इसको अपर विस्कर कहते हैं, इसको लोअर विस्कर कहते हैं। ये जो शेडेड एरिया आपको आ जाता है, दिस इज द IQR। ये जो यहाँ से जितना भी आपको ब्लू बॉक्स नजर आ जाता है, दिस इज एक्चुअली द IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू, वी लोवेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू, यानी सबसे कम वैल्यू जो है वो सपोज प्रीवियस डेटा में अगर हम देख लें, इसमें लोवेस्ट वैल्यू जो है दिस इज 3.10। तो ये आपका 3.10 है। फिर उसके बाद जो है इस टॉप जो देखिए, दिस इज एक्चुअली आपकी हाई ऑब्जर्व वैल्यू है, और इस केस में देखिए दिस इज 8.10 है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 8.10 से आ सकती हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें देखें हम, खैर ये तो है दूसरी चार्ट का है, लेकिन ये आप यहाँ से दिस इज द हाईएस्ट ऑब्जर्व वैल्यू, दिस इज द लोवेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रेट बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ दिस ब्लू बॉक्स, ये आपका Q1 है, ये स्टार्ट है, यानी दिस इज द P1, दिस इज द P25 अगर हम परसेंटाइल की बात कर लें। फिर ये आपका ये जो मिड लाइन आपको बॉक्स के अंदर नजर आ रही है, दिस इज द मीडियन, दिस इज द P50 यानी 50 परसेंटाइल, और द फिफ्थ डिसाइल द D5। उसके बाद जो है आपका जो ये बाउंड्री ऑफ द बॉक्स ऊपर की तरफ नजर आ रही है, दिस इज द 75th परसेंटाइल, दिस इज द Q3, सही, अपर क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं। एंड उसके बाद जो है ये, सो इट मीन दिस इज द 25% डेटा Q3 के ऊपर, एंड दिस इज द 25% डेटा Q1 के नीचे, और ये 50% डेटा है बिटवीन द Q3 एंड Q1 which is actually the interquartile range. So ये जो है ये किसी भी आप बॉक्स प्लॉट का जो है आप ये देखिए, इसी बॉक्स प्लॉट में दिस इज द अपर लोअर विस्कर, दिस इज द अपर विस्कर, दिस इज द हाई ऑब्जर्व वैल्यू, दिस इज द लोअर ऑब्जर्व वैल्यू, दिस इज द मीडियन, दिस इज द interquartile range, this is the Q3, this is the Q1. So you can just estimate that where the Q1, where the Q3, and where the Q2 is. I think that is very clear. Now in case if we have a value इसी पे CRP पोस्ट में हम 8 वाले को कंसिडर कर ले 20 में 19 वहां पे लिख दे सपोज, यानी पहले जो यहाँ पर 8 था इसको आप लिख दे 19 वैल्यू लिख दे। 19 पे यहाँ अगर हम ये ग्राफ चला दिए, पूरा प्रोसीजर दोबारा कर ले, तो ये देखिए हाउ मच दिस स्टार इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द बॉक्स प्लॉट एंड दिस इज, ये खुद आपको अंदाजा हो जाएगी कितने ज्यादा है। एंड ये देखिए दिस इज जितना आउटलायर जो है ज्यादा होगा उतना जो है इसकी जो हाइट है ये कम होती जाएगी, क्योंकि उसको ग्राफ के अंदर जो दोनों को लेके आना है, ये बिल्कुल कम में होगा और ये इसको ज्यादा है। तो दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू, और वी कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय स्टार, एंड दिस वैल्यू इज हायर देन द Q3 plus 3 multiplied by IQR। ये एक्चुअली इक्वेशन जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, which is used for the extreme outlier। सही है।
अच्छा, और ये जो है दिस इज द जो हम नॉर्मल या वी कैन से दैट द माइल्ड क्यू 1.5 क्यू आर से अगर ज्यादा है तो ये सपोज यहाँ पे स्कोर आ जाता है इस सीआरपी पोस्ट में दैट इज सपोज 8 पॉइंट समथिंग जो ये वी कैन सी हियर दिस इज द 3.1 दिस इज द लोवेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू इन दिस डेटा सेट दिस इज द 3.10 और ये 8.10 जो है वो ये है 8 बिल्कुल 8 के ऊपर दिस इज द केस्टन का highest observed value है. So now this is actually outlier to है, but this is not the extreme outlier. This is the mild outlier, and we can see this is higher than the Q3 plus 1.5 multiplied by IQR, but it is actually less than the Q3 plus 3 multiplied by IQR. अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो then it is called as the extreme outlier. So this is actually the method of identifying the outlier in these spaces. We can assess them through the box plot by this procedure. The next is the assumption rule, which is actually कि जितनी भी ये तीनों ग्रुप्स का डेटा है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें है dependent variable in the start of the trial, in the mid of the trial, in the end of the trial, in the start of semester, mid of semester, end of semester, hypnotherapy की start में, after 1 month, after 6 months, ये तमाम जितनी भी डिपेंडेंट वेरिएबल तीनों ग्रुप्स में है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. और अगर ये अगेन जो है जो है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होनी चाहिए इफ there is mild violation of this so that we can still go with the repeated measure ANOVA. How we can check the normality? So we can check with the different methods. We can check with the kurtosis. We can check with the QQ plots. We can check with the histogram. We can check with the Shapiro-Wilk test. We can check with the Kolmogorov-Smirnov test. But the most commonly and the recommended one is actually the histogram and the Shapiro-Wilk test. हम यहाँ से Shapiro-Wilk test के जरिए चेक करेंगे कि हमारे जो डेटा है इस डेटा में नॉर्मेलिटी है कि नहीं है. सो नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम एनालाइज पे जाएंगे सेम विद जिस तरह प्रीवियस हमने डिस्कस किया था आउटलायर्स के लिए, इसी तरह हम यहाँ पे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव के बाद हम एक्सप्लोर पे चले जाएंगे. एक्सप्लोर के बाद हम ये आ जाएंगे. इसके बाद हमने इन तीनों को इधर लेके आएंगे जिस तरह प्रीवियस हमने किया था. उसके बाद जो है ये हमने यहाँ पे लेके आए. उसके बाद जो है ये प्लाट पर क्लिक करेंगे. प्लाट पर क्लिक करने के बाद ही पहले से जो हमारा आ गया जिसमें हमने डिपेंडेंट टुगेदर किया था आउटलायर के लिए. राइट नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट चेक करेंगे. देखिए ये दोनों जो है पहले से अनचेक थे, हम इन दोनों को नॉर्मेलिटी को और हिस्टोग्राम को टिक करके ये हमारा इस तरह हो जाएगा. एंड देन वी विल क्लिक ऑन द, ये दोनों जब हो जाएंगे वी विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद अब हमने इसको कमांड तो दे दिया, वी विल क्लिक ऑन द ओके. ओके के बाद हमारा ये रिपोर्ट इस तरह की आउटपुट आ जाएंगे इसमें ऊपर लिखा होगा टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी. अब थ्योरेटिकली बात की जाए तो Kolmogorov-Smirnov टेस्ट हम तब यूज करते हैं when the sample size is more than 50 and when the sample size is less than 50 तो we use Shapiro-Wilk test. But in both cases if it is more than 50 still जो है Shapiro-Wilk test की पावर ज्यादा है and we should use the Shapiro-Wilk test rather than use this one. So अगर सैंपल साइज आपकी ज्यादा भी है फिर भी जो है ये Shapiro-Wilk test जो है ये इसके ऊपर जो है मोर उसकी पावर ज्यादा. दैट्स वाई रिकमेंडेशन ये कि हम हमेशा से हर सूरत में Shapiro-Wilk टेस्ट यूज करें. अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, तो हम ये सिग्निफिकेंट कॉलम वाले देखेंगे. एंड दिस इज एक्चुअली हमारी पी वैल्यू है. जो सिग्निफिकेंट किसी भी जगह पर आ जाए, बाज़ जगहों पर इसकी लिखा जाता है द SIG डॉट, इसके बाद टू टेल लिखा जाता है. सो ये जो सिग्निफिकेंट है दिस इज एक्चुअली पी वैल्यू. स्पीसीज में पी वैल्यू डायरेक्टली हमें इस तरह नजर नहीं आती. सो एक्चुअली ये जो SIG है ये हमारी पी वैल्यू होती है. अगर ये पी वैल्यू इफ इट इज मोर देन 0.05 so it means the data is normal. I am going to repeat it again. P value if more than 0.05 it mean non significant अगर है तो फिर हमारा जो, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट हमारा जो नॉर्मेलिटी के लिए जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो नल हाइपोथेसिस था वो ये था कि ऑल द डेटा दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हमारा नल हाइपोथेसिस था.
कि तमाम डेटा विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि द डेटा विल बी नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या दे विल बी स्क्यूली, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड। अब चूंकि हमारा पी वैल्यू जो है ये 0.05 ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और हमारा नल हाइपोथेसिस यूजुअली अमूमन क्या होता है कि द डेटा विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी अज्यूम दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही, अगर ये 0.05 से कम होता तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्टरनेटिव हम हाइपोथेसिस जो हमारा नल हाइपोथेसिस उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे जो कहते हैं कि द डेटा इज स्क्यूड। सही, ये इसका हिस्टोग्राम आएगा और ये इसका क्यों क्यों प्लॉट आ गया। तो इन बोथ केसेस जो है यहाँ से आप देखिए यहाँ पर, तो इन तीनों केसेस से हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो अगर मामूली भी जो है उसमें वायलेशन आती है तो हमने उसको ट्रीट करना है, हमने उसके साथ डील करना है। यानी जो आउटलायर है या इसके साथ साथ जो नॉर्मेलिटी है, इसको थोड़ा इतना सेंसिटिव नहीं है दिस रिपीटेड बाय एनोवा, बट इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द assumption 5। और वो assumption क्या है, दिस इज द स्पेरिसिटी। तो पहले स्पेरिसिटी को समझे कि स्पेरिसिटी है क्या चीज। स्पेरिसिटी को आप होमोजेनिटी भी कहते हैं। होमोजेनिटी क्या मतलब, होमो मीन सेम, जेनिटी मीन के वेरिएशन जो है। ये स्पेरिसिटी के मुताबिक ये assumption ये कहता है कि तीन ग्रुप से हमारे पास, सेमेस्टर के स्टार्ट में, सेमेस्टर के मिड में, सेमेस्टर के एंड में, hypnotherapy की स्टार्ट में, hypnotherapy की जस्ट आफ्टर 1 month एंड hypnotherapy की आफ्टर 6 month। अब मीन जो है, हम सेमेस्टर hypnotherapy वाली एग्जांपल लेंगे जो सिगरेट स्मोकिंग कंजप्शन वाली है। hypnotherapy की स्टार्ट में पहले जो कंजम्पशन उस ग्रुप ऑफ स्मोकर्स में जो कंजम्पशन रेट था सिगरेट का, वो चेंज हो जाता है आफ्टर 1 month, उसमें कुछ वेरिएशन आएंगे। इट मीन कि 1 month ट्रीटमेंट के बाद जब उसमें कंजप्शन दोबारा देख लिया तो उसमें कुछ चेंजेस आ गई थी। अब दोबारा से जब ये 5 महीने और ट्रीटमेंट लेंगे तो 6 month के उसमें और भी चेंजेस आ जाएंगे। तो हम ये समझते हैं एस्पेरिसिटी का मतलब ये है कि ये जो पेयर है बिटवीन, हम इसको कहेंगे ए बी सी। ए जो है ये हिप्नोथेरेपी से पहले, बी जो है ये मिड में, और सी जो है ये आफ्टर द। तो यहाँ पे तीन पेयर बनते हैं, ए बी सी एंड ए सी। इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है मीन का, मीन डिफरेंस ये इक्वल होगा, और यही स्पेरिसिटी से कहते हैं कि द वेरिएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड ग्रुप। कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, तीन ग्रुप से ए बी सी, तो ए और बी और सी और ए सी, ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस तरह के 4 ग्रुप है, तो फिर ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, और फिर ए डी। सही, तो ये आई एन ए सी, इस तरह जो है ये तकरीबन 7-8 ग्रुप बनते हैं। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड ग्रुप। इनके दरमियान जो वेरिएंस है, यानी एक ग्रुप, एक पेयर और दूसरे पेयर के दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। सही, unfortunately repeated myeloma are particularly susceptible to violating the assumption of sphericity, which causes the test to become too liberal mean that will increase the chances of the type 1 error rate. This is the likelihood of detecting a statistically significant result when there is not one. So that's why यहाँ पर अगर वायलेशन हो जाते हो फिर भी हम रिपीटेड मेजर यूज करेंगे तो हमें टाइप 1 एरर की ज्यादा आएंगी, वहां पे हमें गलत रिपोर्ट दे सकते हैं। So, and fortunately, specific statistics make it easy to test whether your data has met or failed its assumption through the Mockly test. इसको क्या कहते हैं, अब MCQs में आ सकता है कि रिपीटेड मेजर एनोवा में स्पेरिसिटी को या होमोजेनिटी को, assumption को चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट यूज होती हैं। So this is known as the Mockly test of the sphericity. So Mockly test हम किस तरह करते हैं, अब ये हम डिस्कस करते हैं। So how to apply the Mockly test in sphericity in these spaces। हमारे पास डेटा है, हम एनालाइज की तरफ चले जाएंगे, एनालाइज पर क्लिक करके देन JLM पे करके, JLM जो है ये ग्रुप ऑफ टेस्ट जो यूज द लीनियर मॉडल, द जनरल लीनियर मॉडल। JLM के अंदर फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिपीटेड मेजर,
जो हमारे एक्चुअली आज का टॉपिक है, रिपीटेड मेजर एनोवा। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे हम रिपीटेड मेजर पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये इस तरह के विंडो बॉक्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से हमने टाइम, क्योंकि टाइम देखिए हमने पहले आपसे कहा कि प्रीवियस सेशन में कि ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के मिड में और ट्रीटमेंट के बाद एक ही ट्रीटमेंट है, सो दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही। फिर उसके बाद टाइम जो है ये चेंज होता है बट इन द सेम पॉपुलेशन, सो दिस इज एक्चुअली द टाइम इज एक्चुअली द विद इन सब्जेक्ट। ये फैक्टर का क्या मतलब है, वेरिएबल। विद इन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सेम पॉपुलेशन मीन सेम। आप जैसे आप स्कोर था ना, आपका टेस्ट स्कोर था, एग्जांपल हमने लिया था, आप पूरी सेमेस्टर से आप जो आप पियानो पे मास्टर पियानो के पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट से हमने सेमेस्टर के स्टार्ट में टेस्ट लिया, फिर सेमेस्टर के मिड में और फिर सेमेस्टर के एंड में टेस्ट। तो ये जो है आप सेम पॉपुलेशन से हम बार बार सेम टेस्ट ले रहे हैं। सो एक्चुअली द विद इन दिस आप लोगों के दरमियान जो वेरिएबल इंडिपेंडेंस इज द टाइम। और लेवल, आप लेवल में आप क्या लिखेंगे, आपने कितनी, अगर हमने आपसे सपोज 6 महीने और हर महीने हम आपसे टेस्ट लेते जाएं, सो फिर आपके कितने हम डेटा कलेक्ट, 6 टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल हम फिर 6 लिखेंगे। राइट नाउ वी हैव स्टार्ट मिड एंड 3 टाइम, तो यहाँ पे हम टाइम एंड फिर नंबर ऑफ लेवल लिखेंगे एंड यू क्लिक ऑन द ऐड। ऐड पर क्लिक करने के बाद जो है ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने मैयर ने, मैयर से मदद जो हम मैयर करते जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सपोज अगर कंजम्पशन वाली, सिगरेट कंजम्पशन वाली एग्जांपल में देखें तो द नंबर ऑफ सिगरेट्स कंज्यूम दैट वाज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर बायोस्टैटिस्टिक्स टेस्ट जो है इन द योर सेमेस्टर आप लोगों से, तो स्कोर जो है आपके टेस्ट स्कोर वो यहाँ पर लिख देंगे। सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक हार्ट रेट, एक ग्रुप ऑफ पीपल है 10 लोग है जिसको एक रिहेबिलिटेशन दी जाती है और इनको सारे के सारे जो है उनका हार्ट रेट थोड़ा सीआरपी लेवल हाई है और ये देखना है कि आया एक्सरसाइज से उनका सीआरपी लेवल जो है ये कम होता है कि नहीं होता। हाइयर द सीआरपी रेट हाइयर द रिस्क ऑफ द हार्ट रेट, तो क्या एक्सरसाइज थेरेपी से इनका सीआरपी लेवल जो है ये कम होता है कि नहीं होता। तो ये 3 टाइम्स, at the start of the therapy, at the mid of the therapy and at the end of the therapy, ये 3 ग्रुप से रिपीटेड सेम पॉपुलेशन से एडमिटेड से। तो यहाँ से हमारा जो आउटकम है, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी हमने यहाँ पर ले लिया, ये क्लिक ऑन द ऐड। ऐड करने के बाद वी कैन सी हियर द सीआरपी इज हियर इन द मायर बॉक्स। तो ये आ जाने के बाद हम फिर करेंगे डिफाइन, हम क्लिक करेंगे, डिफाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये आ जाती, इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यू कैन सी हियर इज CRP1, CRP2, CRP3, बट क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने अभी जो 3 लेवल्स हैं ये हमने पुट नहीं किए हैं। तो एक एक को हम क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन दिस एरो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, या आप कंट्रोल ए से इन तीनों को सिलेक्ट करें और इसमें क्लिक करें, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे हम इसको शिफ्ट कर लें इन तीनों को, तो इट विल बी लुक लाइक हियर, ये देखिए सीआरपी प्री, सीआरपी मिड एंड सीआरपी पोस्ट ही यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम क्लिक करेंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये देखिए रिपीटेड मेजर ऑप्शन की में क्या ये हमारे मुख्तलिफ टेस्ट आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे होमोजेनिटी टेस्ट। अब होमोजेनिटी टेस्ट मैंने आपसे पहले कहा कि होमोजेनिटी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द स्पेरिसिटी एज वेल। ये होमोजेनिटी का मतलब ये है कि दे विल बी सेम वेरिएंस अमंग द पेयर। ये चेक करने के बाद बाकी हमने क्या करना है, किसी को भी टच नहीं करना है, डायरेक्ट हमने कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू हमने कमांड दे दिया, उसके बाद ये हम ओके पर क्लिक करेंगे और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा द मॉकली टेस्ट ऑफ द स्पेरिसिटी। यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे इस पी वैल्यू को। The most important column in this Mauchly test is this p value. अगर ये p वैल्यू 0.05 से ऊपर है, जो इस केस में है, देखिए 0.7 है, which is greater than 0.05, इसका मतलब ये है कि there is no violation of that sphericities, sphericity मौजूद है, homogeneity यहाँ पर मौजूद है, and ये assumption जो है ये मिट हो चुकी है, हम repeated measure जो है ये यूज कर सकते हैं। अगर इन केस ये p वैल्यू 0.05 से
कम है, 0. सपोज यहाँ पर 0.002 आ रही है, सपोज कर इस तरह की, इस एग्जाम्पल में है 0.002 है, तो फिर इस केस में फिर क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप एजम्पशन जो है ये मिट नहीं हो रही है, यहाँ पर वेरिएशन जो है ये डिफरेंस है, और अक्सर हो सकता है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि दोनों पेयर्स के दरमियान जो है ये चेंजेस बराबर। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसके बाद आ जाएंगे एप्सिलॉन की तरफ। एप्सिलॉन जो है, ये 3 किस्म की एप्सिलॉन हमारे पास है। दिस इज द ग्रीन हाउस गीजर, द विंड फिल्ट, इसको विंड कहा जाता है, या विंड इच जो है इसमें साइलेंट है, और इसको फिर कहा जाता है द विंड फिल्ट एप्सिलॉन। इसको आप कह सकते हैं द ग्रीन हाउस गाइजर एप्सिलॉन, द ग्रीन हाउस गाइजर या जीजी एप्सिलॉन, द एच एप्सिलॉन और द लोअर बाउंड। ये 3 एप्सिलॉन जो है ये डिसाइड करेंगे कि अगर वायलेशन हो रही है तो फिर हम इन तीनों में से एक लेंगे। अब यहाँ पर ये जहन में रखें कि किसी भी सूरत में हमने लोअर बाउंड को बिल्कुल लेना नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये मतलब ये कि ये बहुत लोवेस्ट लेवल पे चला जाता है, और उस केस में कि जब ये रियलिटी हम रियल रिजल्ट हमें नहीं आएंगे, इसलिए हम लोअर बाउंड को किसी भी सूरत में यूज नहीं करेंगे। सो इग्नोर इट दिस। तो रहेंगे दो, the GG epsilon and the H epsilon, या the greenhouse geyser epsilon and the Benfield epsilon, ये दोनों रह गए। आप हमारा तो हम इस केस में आ जाएंगे, हमारा तो यहाँ पर वायलेशन हो रही है, एग्जाम्पल व्हेन इट इज वायलेटेड। हम जीजी को देखेंगे, अगर जीजी जो है ये इफ इट इज ग्रेटर देन 0.075, इस ये जो आपको ग्रीक ई नजर आ रहा है, दिस इज यूज फॉर द एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन ऑफ द जीजी या ई एप्सिलॉन जीजी जो है दिस इज लेस देन 0.75, use the greenhouse geyser epsilon. We can see here this value, this is actually the epsilon value 0.699, 0.784, 0.333। तो ये तो हमने कहा कि इतना नीचे जो है ये ले लेते हैं, इज्यूम करें कि इसमें हमको बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। अगर ये देखिए, ये आप राइट नाउ वी हैव 0.699 व्हिच इज लेस देन 0.75, तो हम जो है ई ग्रीन हाउस गैजर एप्सिलॉन यूज करेंगे। और अगर सपोज ये ताज की ये 799 था, 0.6 के बजाय 0.7, तो फिर जो है हम डायरेक्टली इस वैल्यू को ले लेते हैं, क्या चाहे इसको इग्नोर करें, एंड डायरेक्टली देन वी विल लेट द विंडफील्ड एप्सिलॉन ले लेते हैं। किस तरह, इसका क्या मतलब है? हमारे पास इस तरह के ये टेस्ट आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मेजर एनोवा। और ये हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कॉलम है। दिस इज द टाइम विच इज एक्चुअली आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारी स्पेरिसिटी इज्यूम थी, यानी द 0.05 से वैल्यू जो है ये ग्रेटर थी, तो इसका मतलब है कि स्पेरिसिटी मौजूद थी, तो हम जो है ये पी वैल्यू यूज करेंगे कि यस देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द दैट। अगर हम इसको हिप्नोथेरेपी दे दें तो सिगरेट स्मोकिंग में ये सिग्निफिकेंट चेंज लेके आएगा। अगर 0.75 से एप्सिलॉन जीजी का कम है तो फिर हम ये वाला रो यूज करेंगे, ग्रीन हाउस गाइजर वाला। अगेन जो है इसमें भी सिग्निफिकेंट आ रही है। और अगर ये 0.075 से एप्सिलॉन वैल्यू ज्यादा है, सपोज 0.813 है, 0.799 है, 0.932 है, जो भी है, फिर हम क्या करेंगे? वेनफिल्ट वाली रो यूज करेंगे और यहाँ पर इस पी वैल्यू को हम रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह जो है हम फ्रीडम को, एफ स्टैटिस्टिक को, मीन स्क्वायर को और सम ऑफ स्क्वायर, ये तमाम जो है इस रो की रिपोर्ट करेंगे इफ द देयर इज वायलेशन एंड इट द एप्सिलॉन ऑफ द जीजी इज ग्रेटर देन 0.75। सही। इफ इट इज लेस देन 0.75 फिर हम इस रो के तमाम स्टैटिस्टिक को रिपोर्ट करेंगे, एंड इफ देयर इज assumption जो है ये वायलेट नहीं हो रही है, पी वैल्यू वाज लेस देन 0.05, तो फिर जो हम यूज करेंगे इस स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। तो ये इसको काइंडली, ये बुक्स वगैरह में इतना आपको डिटेल से नहीं मिलेगी, लिटरेचर में ये रिपोर्टेड है, तो काइंडली इसको ध्यान में रखिए दैट इफ देयर इज वायलेशन सो देन हाउ टू डील, और किस तरह हम फिर रिपोर्ट करेंगे रिपीटेड मेजर एनोवा। एक चीज जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो यहाँ पर रेड बॉक्सेस है,
कॉलम है, ये सारे के सारे जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। जबकि आप देखिए जो ब्लू कलर के यानी एफ स्टैटिस्टिक एंड सम ऑफ स्क्वायर ये चेंज नहीं हो रहा। आप देखिए तीनों की तीनों में सेम है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये चेंज हो रही है। इस तरह मीन ऑफ स्क्वायर जो है ये मीन ऑफ जो सम ऑफ स्क्वायर है ये भी चेंज हो रही है। साथ साथ सिग्निफिकेंट वैल्यू पी वैल्यू ये भी चेंज हो रही है। तो यू कैन जस्ट बी नोन टू दिस फैक्ट के कि उसके साथ जो है स्पेरिसिटी या ग्रीन गाइजर या हैंडफिल से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर एंड द सिग्निफिकेंट ये तीन सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी दोनों कॉलम रिमेन द सेम। अगर आपकी एजम्पशन 3, 4 एंड 5 हम स्पेसिस से चेक कर सकते हैं, और लेकिन इस तीनों से चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, एजम्पशन 1, 2 को चेक करेंगे। अगर वो दोनों हमारे वायलेट हो रही हैं तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ असेसिंग द 3, 4 एंड 5। अगर वो दोनों हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके एटलीस्ट 2 और 3 कैटेगरीज होनी चाहिए, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों वायलेट नहीं हो रहे हैं, so then we can assess the 3, 4 and 5 and specifically the sphericity which is actually the homogeneity, जो assume करता है, जो उनकी ये null hypothesis है कि they will be equal variance among the different pairs। अब आ जाते हैं टूवर्ड्स द कंडक्शन के किस तरह स्पीसीज पे हम रिपीटेड मेजर एनोवा। हमने एजम्पशन जो है ये डिस्कस किए, एजम्पशन सारे के सारे सपोज मेट हो रहे हैं। नाउ हाउ वी विल अप्लाई द रिपीटेड मेजर एनोवा इन स्पीसीज। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हम प्रीवियस थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ भी कर दिया। Researchers want to understand how exercise might reduce the heart disease. The researchers want to concentrate on a protein called the C-reactive protein। ये एक्चुअली ब्लड में होती हैं, और ये जितनी ज्यादा हाई होती है उतनी ही हार्ट डिजीज की रिस्क जो है ये ज्यादा होती है। सो द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द सीआरपी द ग्रेटर द रिस्क इज। सो डज द एक्सरसाइज हैव एन इफेक्ट ऑन द सीआरपी। अब ये एक्सरसाइज प्रोग्राम अगर हम पेशेंट को दे देते हैं जो माइल्ड कंडीशन के साथ है, तो क्या उसका सीआरपी लेवल कम होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या है, रिसर्च इज रिक्रूट 10 सब्जेक्ट्स to undergo a 6-month exercise training program। CRP concentration is measured recorded at 3 different stages within the 6-month exercise training program। Pre-intervention, start of the treatment में अभी उन्होंने जो ये exercise training program start नहीं किए हैं, so that was the CRP_pre, which means the C-reactive protein in the blood of the participant just early and for the pre the treatment। Midway through the intervention at 3 months, जब 3 मंथ वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर जाते हैं, फिर इनका टेस्ट किया जाता है सीआरपी का। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द CRP_mid एंड इमीडिएटली पोस्ट इंटरवेंशन आफ्टर द 6 मंथ द CRP_post। सो ये जितनी भी ये तीन है ये 3 टाइम्स हो जाते हैं। उसके बाद these 3 time points reflect the 3 level of our within subject factor time, जो हम भी previously हमने assumption के दौरान एक्सप्लेन कर दिया। The dependent variable is the CRP, not the treatment, because the treatment is a single exercise program। There is no comparison, there is no other treatment। अगर इन दोनों को आप 6 महीने एक ट्रीटमेंट दें और फिर 6 महीने दूसरा ट्रीटमेंट दें, तो फिर यहाँ पर जो है ये पेयर ट्रीटिस आप यूज कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट ट्रीटिस आप यूज कर सकते हैं। But right now we have the single treatment, so that can be an independent variable। The dependent variable is the CRP, which is measured in milligram per liter। Dependent variable that is measured is the continuous scale। So ये हमारी पहली वायलेशन जो assumption है ये वायलेट नहीं हो रही है, वो पूरी हो रही है। Researchers would like to whether there are changes in CRP concentration over time। In variable terms, the researchers would like to know if there are difference between the 3 levels, CRP pre, CRP mid, and CRP post। So again, there are 3 levels of the independent variable। So again, the second assumption is again met। तो हमारी दोनों assumption जो ये met हो गए हैं। अब हम चले जाएंगे towards how to conduct this repeated measure ANOVA। तो हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, एनालाइज के बाद हम JLM पे चले जाएंगे, जनरल लीनियर मॉडल पे। उसके बाद जो हम रिपीटेड मेजर पे क्लिक करेंगे, हमारा इस तरह आ जाएगा, पहले से फैक्टर 1 लिखा जाएगा, तो फैक्टर 1 को हम रिप्लेस करेंगे विद टाइम, क्योंकि हमारा जो फैक्टर विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम जो ये टाइम है, और इसकी कितनी लेवल्स थी, 3 लेवल्स थे। तो इन 3 लेवल्स कौन कौन से थी, CRP प्री, CRP मिड एंड CRP पोस्ट। तो हम जो है 3 एंटर करेंगे इन द लेवल बॉक्स में।
फिर हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएंगे। हमारा जो मेजर नेम है, जो हमारा जो आउटकम वेरिएबल है, दैट इज एक्चुअली द सीआरपी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे एंटर करेंगे सीआरपी, एंड देन वी विल क्लिक ऑन द ऐड। ऐड करने के बाद इस तरह जो है हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे डिफाइन पर। डिफाइन क्लिक करने के बाद ये हम तीनों की तीनों जो है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद इट विल बी लुक लाइक, और तो एक एक भी कर सकते हैं या कंट्रोल ए करें, और इन सबको इस एरो के जरिए जो है यू कैन शिफ्ट दिस विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल टाइम बॉक्स। ये इस तरह आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप प्लाट पर क्लिक करते हैं। प्लाट पर क्लिक करने के बाद ये आ गया रिपीटेड मेजर प्रोफाइल प्लाट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे इनटू द हॉरिजॉन्टल बॉक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल बॉक्स में कुछ नहीं है, एक फैक्टर में सिर्फ हमारे पास एक ही वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज एक्चुअली द टाइम। सो फैक्टर को हम इधर करेंगे, विच इज विद इन सब्जेक्ट फैक्टर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेके जाएंगे। उसके बाद जो है हम कुछ नहीं करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन द ऐड। ऐड क्लिक करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये नीचे ऐड हो जाएगा, सही है, प्लाट में एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे जो है ये बॉक्स प्लाट में जो है ये प्लाट्स बॉक्स टू प्लाट ऐड हो गया है। देन वी क्लिक ऑन द कंटिन्यू। आफ्टर दैट जो है हम एस्टिमेटेड मार्जिन मीन जो है ई मीन जिसे कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ईएम पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा, विच इज एक्चुअली द रिपीटेड मेजर dot estimated margin mean. Again जो है we have the factor and factor interaction में we have overall and the time. So हम क्या करेंगे, टाइम जो है इसको हम इसी एरो के जरिए हम डिस्प्ले मीन पर जो है ये शिफ्ट करेंगे। इससे पहले आप देखिए ये एक ट्यू नहीं है, ये आपको ग्रे नजर आएंगी। कंपेयर मेन इफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट जो है ये आपको ग्रे नजर आएगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वेरिएबल इन द डिस्प्ले मीन फॉर। जैसे हम टाइम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे टाइम इधर आ गई है तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो गई हैं। कंपेयर मेन इफेक्ट, इसको अगर अनचेक है तो इसको चेक करें। एंड दिस इज आवर पोस्ट हॉक एनालिसिस which we use the Bonferroni analysis. अगर आप इनोवा यूज करते हैं बिटवीन द डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप में, अगर आप 3 और मोर देन 3 मीन कंपेयर करने चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है यहाँ पर टकी जो है उसको आप पोस्ट हॉक एनालिसिस करते हैं। एंड इफ इट इज द रिपीटेड मेजर इनोवा, देन वी विल यूज द Bonferroni एज द पोस्ट हॉक एनालिसिस में। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप लिस्ट में से देखे यहाँ पर कोई और है, तो जैसे यहाँ पर पहले से देखिए एलएसडी है, जैसे ये एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर एलएसडी होगा। तो ये एलएसडी के बजाय हम यहाँ पर क्लिक, इस एरो पर क्लिक करेंगे, ये तो वैसे एक्टिवेट हो जाएगा, और एलएसडी की जगह हम यहाँ पर Bonferroni लेके आएंगे। उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू के बाद हम दोबारा आ जाएंगे टुवर्ड द रिपीटेड मेजर स्क्रीन पर। उसके बाद जो हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर हम चेक करेंगे दोबारा होमोजेनिटी टेस्ट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन स्टिल जो है आप डायरेक्टली चेक कर सकते, बिकॉज आउटलायर और जो है उसको इतना सेंसिटिव नहीं है, ये सेंसिटिव है, तो मॉक टेस्ट के नाम ये चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने चेक करने हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी, और क्योंकि अगर हम सिर्फ होमोजेनिटी टेस्ट करते स्पेसिसिटी तो फिर इन दोनों की जरूरत नहीं है। बट राइट नाउ वी आर रनिंग द एंटायर repeat my ANOVA, so that's why इन दोनों पर क्लिक करेंगे and we will click on continue and we will be like here and we will click on the OK. So ये से हमारा जो है सारा जो स्पेसिस रिपीट में ANOVA कंप्लीट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम इसकी आउटपुट डिस्कस करेंगे कि स्पेसिस आउटपुट जो है रिपीटेड में ANOVA के आउटपुट को किस तरह जो है हम असेस कर सकते हैं। एक 30 मिनट का ब्रेक लेंगे, आफ्टर 30 मिनट के बाद हम दोबारा से डिस्कस करेंगे।